आज हम पार्थिव चुंबकत्व पढ़ेंगे। पार्थिव पृथ्वी से शब्द बनाइए। पार्थिव माने पृथ्वी का या पृथ्वी से संबंधित, और चुंबक अंग्रेजी में इसको टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के नाम से पुकारे। पार्थिव माने टेरेस्ट्रियल और चुंबक माने मैग्नेटिज्म। हिंदी में इसको पार्थिव चुंबक कहते हैं। पार्थिव पार्थ शब्द से बना है, तो पार्थिव माने पृथ्वी से संबंधित जो चुंबक है उसको हम पार्थिव चुंबक के नाम से पुकारते हैं। अंग्रेजी में इसको टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के नाम से। हमारा अनुभव है कि हमारी पृथ्वी खुद भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो छोटे से सरल से प्रयोग से अपन भी करके देख सकते हैं, वैसे सबको पता भी है। कुछ मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं, पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है जो निम्नलिखित प्रयोगों से स्पष्ट। पहली बात, चुंबकीय सुई ले लें, छोटी सी चुंबकीय सुई, कंपास सुई ले लें हम, उसको कहीं रखते हैं अपन, तो हम पाएंगे जो कंपास सुई में जो सुई है, चुंबकीय सुई, वो अपने आप केवल उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकती है और किसी दिशा में नहीं। ये पहली बात। अब विचार करें, मान लो चुंबकीय सुई ये डिबिया है, इसमें धुरी के ऊपर चुंबकीय सुई इस प्रकार से रखी हुई है, और हमने इसको टेबल पर रख दिया तो उत्तर दक्षिण में रुक जाती है। और जो उत्तर की दिशा में रुकती है वो उत्तर ध्रुव, और जो दक्षिण की दिशा में रुकती है उसको दक्षिण ध्रुव के नाम से पुकारा। अब हमको बताओ, उत्तरी ध्रुव को तो दक्षिण ध्रुव आकर्षित करता है, मतलब जिधर उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है इस दिशा में पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए। पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए। जिधर इस सुई का दक्षिणी ध्रुव रुका है उस दिशा में पृथ्वी के चुंबक का कौन सा ध्रुव? एन ध्रुव होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। कि ये एक प्रयोग है जो बताता है कि पृथ्वी चुंबक की बात व्यवहार करती है। पहली बात, ये पहली चीज अपन की। अब दूसरी पर विचार करें, हम देखें पृथ्वी के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ी की छड़, लोहे की छड़ चुंबकित हो जाती है। करके देख ले, अपने घर में देख सकते हैं। लोहे की छड़ ले लें, पृथ्वी में थोड़ा गड्ढा खोद दे अपन, और बस ये सावधानी रखेंगे उस छड़ का एक सिरा उत्तर की दिशा में रहे, दूसरा सिरा दक्षिण की दिशा में रहे। इसको गाड़ दें हम, तो कुछ समय बाद में जो छड़ है लोहे की, ये चुंबक का गुण प्रदर्शित करने लगेगी, माने लोहे की छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाए। ये भी पृथ्वी के अंदर गाड़ने से ऐसा हुआ। वो भी एक सिरा उत्तर की दिशा में रखा हमने जब छड़ का, और दूसरा सिरा दक्षिण की दिशा में रखा, तो एक घटना होती। ये भी इस तथ्य की ओर इंगित करता है, संकेत करता है कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। और तीसरा उदासीन बिंदु, हमने उदासीन बिंदु बनाए थे। चुंबक की निरक्षीय स्थिति में उदासीन बिंदु प्राप्त किया था और अक्षीय स्थिति में प्राप्त किया। और हमने पढ़ा था उदासीन बिंदु वो बिंदु है जहाँ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता का क्षति घटक बराबर होते हैं, विपरीत होते हैं। वहाँ परिणाम चुंबकीय तीव्रता 0 होती है। उस बिंदु को हम उदासीन बिंदु के नाम से पुकारते हैं। तो दूसरे तीसरे उदासीन बिंदु प्राप्त होना। ये तीन ऐसे सरल प्रयोग हैं जिस बात की ओर संकेत करते हैं कि हमारी पृथ्वी स्वयं भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अब पृथ्वी चुंबक की भांति तो व्यवहार करती है, इसका अध्ययन करने की कोशिश करी। तमाम सारे वैज्ञानिकों ने अभी भी इस बारे में कुछ वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। देखे इसमें अपन कुछ नाम मैंने लिखी। गिलबर्ट, ये प्रारंभिक वैज्ञानिक की बात है। गिलबर्ट ने माना कि पृथ्वी के अंदर चुंबक है, एक चुंबक है, उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबक है।
उस चुंबक के कारण पृथ्वी चुंबक के गुण को प्रदर्शित करती है। जितना चुंबकीय पदार्थ है पृथ्वी में उन्हें माना वो चुंबक ही है, वो चुंबक के गुण को प्रदर्शित करती है। लेकिन ये बात उनकी असर कारक नहीं सिद्ध हुई, क्योंकि पृथ्वी में अगर कोई चुंबक गड़ा होता है, पृथ्वी में कोई चुंबकीय पदार्थ होगा जो चुंबित है, तो चुंबकीय विभव आघूर्ण बार बार बदलता नहीं, लेकिन पृथ्वी का चुंबक तो बदलता रहता है, हर महीने बदलता है, हर दिन बदलता है और साल भर में ही बदलता है। तमाम प्रकार के परिवर्तन होते हैं, कुछ नियमित परिवर्तन होते हैं, कुछ अनियमित परिवर्तन। अनियमित जब सौर कलम दिखते हैं, सूर्य में काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, तो पृथ्वी पर जो चुंबकीय अवयव है उनमें तेजी से परिवर्तन आ जाता है, जिसे चुंबकीय तूफान कहते हैं। इस कारण से इनकी गिलबर्ट जी की बात को पुष्टि नहीं मिल पाई। इसके बाद ये ग्रोवर का नाम लिखा मैंने। ग्रोवर ने कहा कि सूर्य है, इस पृथ्वी की चुंबक का कारण सूर्य है। उनका सूर्य की वजह से क्या होता है, ये जो जितनी भी हवाएं हैं, कहाँ पर, यहाँ देखो मैंने चित्र बनाया है, पृथ्वी का चित्र। इस पृथ्वी के चित्र में भौगोलिक निरक्ष है। भौगोलिक निरक्ष में भूगोल के उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली रेखा बना दी मैंने, इसको भौगोलिक निरक्ष। उनका भौगोलिक निरक्ष से गर्म हवाएं उठती हैं, और ये गर्म हवाएं किधर जाती है, तो उत्तरी गोलार्ध में भी जाती है, दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी दिशा में निरक्ष के ऊपर का पूरा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में जाती हैं। इनमें घर्षण होता है हवाओं में, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती पृथ्वी पर। इस विद्युत धारा के कारण और पृथ्वी चुंबक के गुण को प्रदर्शित करती, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय पदार्थ लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट वगैरह चुंबित हो जाते हैं, इसलिए पृथ्वी चुंबक के गुण को प्रदर्शित करती। लेकिन फिर वही बात आ गई, अगर इनकी बात हम सही भी मान लें तो पृथ्वी पर तो बहुत तेज चुंबकीय तूफान आते हैं। जब सौर कलम दिखते हैं सूर्य में धब्बे, तो पृथ्वी पर चुंबकीय तूफान आ जाता है। इसलिए गिलबर्ट की बात भी अमान्य हो गई, ग्रोवर की बात अमान्य हो गई। और मैसेल्सर की बात करें, जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा पृथ्वी के बीच में जहाँ क्रोध है वह बहुत ताप है, अपन को ही पता बहुत उच्च ताप है। उस उच्च ताप की वजह से इनकी बातें भी खारिज हो गई थी कि अगर पृथ्वी में चुंबक होता तो पृथ्वी के केंद्र में तो इतना ज़्यादा ताप है, कोई चुंबक रह ही नहीं सकता, वह कोई चुंबकीय पदार्थ कोई भी चुंबक के गुण को प्रदर्शित नहीं करता। लेकिन एसेल्सन ने कहा ये जो पृथ्वी का क्रोध है बहुत गर्म है, लेकिन उसके ऊपर का भाग अर्ध द्रव कोड है, माने सेमी लिक्विफाइड फॉर्म है वो। उनका पृथ्वी जो अपनी धुरी पे गोल गोल घूमती है उसमें संबंध धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं अर्ध द्रव कोड में, माने एक डायनमो बन जाता है। डायनमो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उनका डायनमो बन जाता है। उस डायनमो की वजह से स्वचालित डायनमो बन जाता है। उस डायनमो की वजह से धाराएं प्रवाहित होती हैं, उस धारा की वजह से पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ये इनका मत था, जर्मन थे एसेल्सन। इसके बाद में हम आधुनिक मत की बात करें तो आधुनिक मत जो आजकल है वो ये है कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल है ये आयनित होता रहता है। कैसे आयनित होता रहता है? पृथ्वी पर जितने ऊपर से आने वाली कॉस्मिक किरणें हैं, गामा किरणें हैं और पराबैंगनी किरणें हैं, अत्यंत ऊर्जा की किरणें, ये किरणें जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होती हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल पर जो वायु से आयनित कर देते हैं। इस आयनित वायु के कारण भी पृथ्वी की सतह के ऊपर विद्युत धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय तत्व है वे चुंबक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। यद्यपि यह आधुनिक मत तो है, लेकिन इनमें से कोई भी मत पूरी तरह से मान्य नहीं है। और सही बात है कि पृथ्वी में चुंबक के गुण क्यों उत्पन्न हो जाते हैं, क्यों चुंबकीय तूफान आते हैं, ये सब अभी भी
अभी भी इसके बारे में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, कोई पुष्ट थ्योरी अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुई है। ये हमने पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में कुछ बात पढ़ी। मैंने पृथ्वी का चित्र बनाया। यहाँ पर देखें, भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण, ये मैंने लिखे हुए हैं। इनकी हमको जरूरत पड़ने वाली, इसलिए पहले से देखें। ये उत्तर की दिशा में भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण की दिशा में भौगोलिक दक्षिण ध्रुव। इनको मिलाने वाला ये टूटी लाइन दिख रही है, इसको भौगोलिक और अक्ष के नाम से पुकारते। ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिण ध्रुव, इनको मिलाने वाली रेखा, इसको भौगोलिक अक्ष कहते हैं। और भौगोलिक के अक्ष के ठीक लंबवत जो होती है, इसको भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। जो भौगोलिक अक्ष हुआ, ये भौगोलिक निरक्ष है। अक्ष को एक्सिस कहते हैं, निरक्ष को इक्वेटर कहते हैं। ये भौगोलिक निरक्ष रहा। अब देखें अपन, उत्तर की दिशा में पृथ्वी के चुंबक का दक्षिण ध्रुव होता है। ये दक्षिण ध्रुव देख लें, और जहाँ पर भौगोलिक दक्षिण ध्रुव है उस साइड में पृथ्वी के चुंबक का उत्तर ध्रुव होता है। लेकिन मजे की बात है, संपाती नहीं है। ये जो चुंबकीय अध्रुव है, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव से कितनी दूरी पर? 2240 किलोमीटर दूरी पर है। कहीं पे कनाडा में कहीं पड़ते हैं। तो देख रहे अपन यहाँ पर, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। इससे चुंबक का जो दक्षिण ध्रुव है, ये 2240 किलोमीटर की दूरी पर होता है। ऐसे नीचे भी यही बात है। जहाँ भौगोलिक दक्षिण ध्रुव है, उससे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव इतनी दूरी पर 2240 किलोमीटर की दूरी पर होता है। और अच्छी बात, ये जो ध्रुव है, माने चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष, इसके बीच में 17 डिग्री का कोण होता है। ये अपन ने देखा ये कुछ बातें। और देखें हम, यहाँ पर ये चुंबकीय ध्रुव है, ये चुंबकीय ध्रुव है पृथ्वी का। इसको मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहेंगे हम। ये चुंबकीय अक्ष कहलाती है। और इस चुंबकीय अक्ष के ठीक लंबवत देखिए बनाया हुआ, इसको हम चुंबकीय निरक्ष के नाम से पुकारते हैं। ये हमने कुछ बातें देख ली, इनके आधार पर हम कुछ और बात करना चाहेंगे। अगर हम एक चुंबकीय सुई ले लें और चुंबकीय सुई को ऐसे लटका दें ऊर्ध्वाधर तल में, ये घूमे चुंबकीय सुई, ये क्षैतिज तल हो गया। अगर चुंबकीय से ऐसे अपन घूमने के लिए स्वतंत्र ऊर्ध्वाधर तल में, तो हम पाएंगे ये जो चुंबकीय अक्ष है, जिसे हम कहा है ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव, यहाँ पर ये सुई ठीक ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से हो जाती है, ऊर्ध्वाधर हो जाती है। इसी प्रकार जहाँ पर चुंबकीय ध्रुव है, यहाँ भी चुंबकीय सुई ठीक ऊर्ध्वाधर हो जाती है। जिन बिंदुओं पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर हो गई, ये क्या है? ये हम कहें ध्रुव है। तो हम कहेंगे चुंबकीय ध्रुवों पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है, हमारी पृथ्वी के तल के ठीक लंबवत हो जाती है। और जहाँ पर चुंबकीय निरक्ष है, यहाँ पर ये चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के समांतर माने क्षैतिज हो जाती है। यहाँ चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के समांतर माने क्षैतिज हो जाती है। ये बात सामान्य सादा सी बातें, बहुत इम्पोर्टेंट है, छोटी छोटी बातें देख ले अपन। ये भौगोलिक अक्ष है, यहाँ पर ध्रुव है पृथ्वी के चुंबक का, यहाँ पृथ्वी के चुंबक का ध्रुव है, यहाँ पर चुंबकीय सुई ठीक ऊर्ध्वाधर हो जाती है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं, जिन बिंदुओं पर पृथ्वी के जिन बिंदुओं पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है, वे चुंबकीय अक्ष कहलाते हैं। और निरक्ष पर देखते हैं हम, ये चुंबकीय सुई रही, ये पृथ्वी के तल के समांतर, तो निरक्ष पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के समांतर हो जाती है। अलग अलग स्थानों पर ये कोणों में भिन्नता आती रहती है। चुंबकीय सुई को पृथ्वी के तल के भिन्न स्थानों पर ले जाएं हम, तो पृथ्वी के तल से भिन्न भिन्न कोण बनाती है। लेकिन फिर से देखते हैं हम, अक्षों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के ठीक ऊर्ध्वाधर हो जाती है, और चुंबकीय निरक्ष पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के समांतर हो जाती है। और हमने देखा ये जो चुंबकीय अक्ष है और भौगोलिक अक्ष है, इसके बीच में 17 डिग्री का कोण होता है। ये हमने कुछ बात इसमें देख ली है।
ये पृथ्वी के पार्थिव चुंबकत्व के बारे में। अब देखें किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व के दो घटक होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, अपन मान लो चुंबकीय सुई है और चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक रख दें। एक सिरा उत्तर की दिशा में रुकता है, एक सिरा दक्षिण की दिशा में रुकता है। हम पहले ये देखेंगे कि चुंबकीय यामित्र और भौगोलिक यामित्र क्या चीजें होती हैं, उस आधार पर हम आगे पढ़ लेना चाहेंगे। पहला चुंबकीय यामित्र, बिल्कुल सरल बात, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं इसको अपन। पहले इसकी बात हम पढ़ लें, बहुत अच्छे से पढ़ लें, सब कुछ स्पष्ट हो जाए। ये देखें चुंबकीय सुई ऐसे अपन ने लटका दी, धागे से बांध के लटका दी छत से। अब ये रुक जाएगी, उत्तर दक्षिण में रुक जाएगी। जब ये उत्तर दक्षिण में रुक जाए तो इसमें से आर पार ऐसे गुजरने वाला जो तल है, इस तल को हम चुंबकीय याम्योत्तर के नाम से कहते हैं। इसको मैग्नेटिक मेरिडियन के नाम से पुकारते। फिर से एक बार, चुंबकीय सुई ये रेशम के धागे से बांध के लटका दी, आसपास चुंबकीय पदार्थ ना, ये रुक जाएगी, घूमते घूमते उत्तर दक्षिण में रुक जाएगी। जब ये उत्तर दक्षिण में रुक जाए तब इसमें से इसके अक्ष में से गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल है, इस तल को हम चुंबकीय यामित्र के नाम से पुकारते हैं। तो हम परिभाषा कर सकते हैं, क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई के अक्ष में से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामित्र कहते हैं। फिर से एक बार हम देख लें, चुंबकीय सुई लटका दी अपन ने, ऊपर छत से लटका दी। अब ये रुक जाएगी उत्तर दक्षिण में आके। जब ये रुक जाए तो इसका जो अक्ष है, इसमें से गुजरने वाले इस प्रकार के ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामित्र कहते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक क्षैतिज तल में लटकी हुई चुंबकीय सुई के अक्ष में से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामित्र कहते हैं। ये बात हमने चुंबकीय यामित्र की कर ली। अब भौगोलिक यामित्र और पढ़ लें, इनकी हमको जरूरत पड़ने वाली है। भौगोलिक यामित्र, अभी चुंबकीय यामित्र पढ़ा था अपन ने, भौगोलिक यामित्र। भूगोल का उत्तर दक्षिण में तो कहीं होता है, भूगोल के उत्तर दक्षिण को हम मिला के एक लाइन बना दे, भौगोलिक अक्ष कहेंगे। उसमें से गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल है उसको भौगोलिक यामित्र कहते हैं। भौगोलिक अक्ष उत्तर दक्षिण को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाएगी। उस अक्ष में से ऊर्ध्वाधर गुजरने वाले अक्ष को हम, उस जो अक्ष भौगोलिक, उसमें से ऊर्ध्वाधर गुजरने वाले तल को हम भौगोलिक यामित्र के नाम से पुकारते हैं। तो दोनों चीजें पढ़ ली हमने, एक चुंबकीय यामित्र, एक भौगोलिक यामित्र। हमको निकालना भी, इनकी गणना करनी है। कैसे चुंबकीय यामित्र हम प्रयोगशाला में पता कर पाएंगे, कैसे भौगोलिक यामित्र कर पाएंगे पता, ये हमारे कोर्स में हमको पता करना। चलो अपन देखते हैं, पहले चुंबकीय यामित्र देख लेते कैसे पता कर सकते हैं। चुंबकीय यामित्र ज्ञात करने के लिए हम एक चुंबक ले लेंगे, एक चुंबक, दंड चुंबक ले लिया हमने, बार मैग्नेट ले लिया है। और ये जो बार मैग्नेट हमने लिया है, इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, रेशम के धागे से बांध के हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें। आसपास कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं हुई, सावधानी रखें। फिर इसमें हम, इसके सिरों पर हम एक एक पीतल की पिन लगा दें, पिन चिपका दें। मोम से हम एक एक पीतल की पिन चिपकाए देते हैं। एक पिन यहाँ चिपका दी अपन, इस प्रकार एक पिन यहाँ चिपका दी अपन, मोम से चिपका दी। और ये तो ऊपर लटक ही रहा है इस प्रकार से, बिल्कुल संतुलन की अवस्था में ऐसा लटक रहा है। ये टेबल से बिल्कुल बहुत पास है, 2 मिलीमीटर के आसपास, माने बहुत पास है। ये नीचे लकड़ी की या कोई टेबल रखी है, इसके ऊपर इस प्रकार से लटके। अब ये सुई के ठीक नीचे बिंदु लगाते हैं और एक निशान पेंसिल से यहाँ लगा दिया हम। ऐसा करने के बाद में
इसको हम पलट के रखते हैं। इसको ये अभी चुंबक ऐसे लटका था, अब इसको पलट के ऐसे लटका और लटकाने के बाद में फिर ये सुई इसके नीचे निशान लगा दें। अगर ये ठीक ये जो बीचों बीच में है और अगर इसके ध्रुव भी ठीक बीच में है तो ये स्थिति इसी प्रकार से पहले जहाँ पर बिंदु आए थे पलटने पे भी वही बिंदु आएगी। लेकिन अगर एक का एंड मान लो साइड में इधर बन गया गलती से और दूसरे का मान लो इधर बन गया गलती से, तो क्या होगा कि पहले हमने जब इस प्रकार से रखी थी ये चुंबक की छड़ा पड़ने, तब हमने ऐसे नीचे निशान लगाए थे। वो निशान अगर पहली बार में इस प्रकार से आए थे तो पलट के हम लगाएंगे तो वो निशान इस प्रकार से आ जाएंगे। इन दोनों को मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद इनका आर्धक बना लेंगे। ये जो आर्धक होगा ये आर्धक चुंबकीय आवर्तन होगा। इस बात को मैं एक बार फिर से देख लें, अच्छे से समझ लें, बहुत अच्छे से। मैंने कहा ये चुंबक है, चुंबकीय छड़ है और ये चुंबकीय छड़ में मान लो थोड़ी देख लें हम अभी थोड़ा उल्टा पड़े, इसमें एन ध्रुव इस साइड में बना हुआ है, एस ध्रुव मान लो गलती से इधर बना हुआ है। हमने जो बीचों बीच में एक पीतल की सुई यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी मोम से, इसको बांध के लटका दिया। नीचे टेबल रखी हुई है, ये टेबल रखी, चलो इस प्रकार से टेबल बना लिए अपने। ये टेबल रखी नीचे, टेबल पर यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है इस सुई के नीचे और यहाँ इस सुई के नीचे। अब अगर हम इसको पलट के लगाएंगे, ऐसे पलटते हम, तो ये जो निशान था ये यहाँ आ जाएगा, ये निशान यहाँ आ जाएगा और अब इन दोनों को मिला दें हम। मिलाने के बाद में इनका हम आर्धक बना लेंगे। ये जो आर्धक बना रहे हैं ये आर्धक चुंबकीय आवर्तन होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। लेकिन अगर पहले से ही सही बने हुए, पहले से उत्तरी ध्रुव यहाँ बना, बीच में दक्षिण ध्रुव यहाँ, तो चाहे हम सीधी इस प्रकार से रखे चुंबक, चाहे पलटते, ये जो बिंदु बीच में ही आएंगे, भिन्न स्थान पर बिंदु नहीं आएंगे। ये विधि है चुंबकीय आवर्तन ज्ञात करने की। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये चुंबक के मालूम मेरा हाथ, ये एक पीछे की सुई है, एक इधर सुई है, दोनों को नीचे निशान लगा देंगे। अब इसको पलट के फिर ये जो है दोनों सुई के नीचे निशान लगा दिए। इनके बिंदुओं को मिलाते हुए हमने क्रॉस मिलाते हुए खींच दिया और इनका आर्धक बना दिया। ये आर्धक चुंबकीय आवर्तन को प्रदर्शित करता है। अब हम भौगोलिक आवर्तन की बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी पता कर सकते हैं। यानी दोनों बातें हम भौगोलिक आवर्तन देखिए कैसे करें। एक हमने लकड़ी गाड़ दी जमीन पर, कहीं पर जहाँ पर प्लेन हो, माने चाप बनाने की सुविधा हो, वहाँ एक लकड़ी गाड़ दी। लकड़ी करीब करीब छोटी सी लकड़ी 25-50 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर धूप गिरेगी जिसकी छाया कहीं बनेगी। तो ठीक है, मतलब 10 बजे के अंदाज में मान लो सूर्य यहाँ पर है, इस जगह पर सूर्य है, तो इसकी छाया यहाँ पर कहीं बन जाएगी। छाया बन गई, मान लो इसकी शैडो बन गई, छाया एक बिंदु पर छाया बन गई, ऊपर ही छाया। अब क्या होगा कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा 12 बजे के अंदाज में छाया छोटी होती चली जाएगी और 12 के बाद में सूर्य इस साइड में चला जाएगा, इस साइड में चला जाएगा और छाया इस साइड में आ जाएगी। बढ़ने के छाया बढ़ते बढ़ते और जब O से A के बराबर दूरी पर आ जाए, यहाँ पर ये दूरी पर आ जाए तो हम एक त्रिभुज पर तुम कोण बना लेंगे OAB। इस बात को फिर से देख लें। हमने यहाँ O बिंदु पर एक छड़ गाड़ दी जमीन के ऊपर और ये 10 बज रहे, 9 बजे 10 बजे जब भी हम प्रयोग करें, इस पर धूप गिरेगी तो इसकी छाया बन जाएगी। ए बिंदु तक छाया, इसकी लंबाई हो गई इसकी। हम और ए को त्रिज्या मान के चाप बनाए लेते। ये चाप बना लिया अपन ने इस प्रकार से।
बड़ी सुविधा हो जाएगी। अब क्या करें हम, अब ये सूर्य आगे बढ़ेगा, 12 मिनट सूर्य इसके ऊपर होगा तो छाया बहुत छोटी हो जाएगी। इसके बाद सूर्य जब दूसरी ओर बढ़ेगा तो दूसरी तरफ छाया लंबी होना शुरू हो जाएगी। किसी ऐसा भी समय आएगा जब ये छाया फिर से इस चाप की परिधि पर पहुंच जाएगी। मैंने अब फिर ये जो लंबाई जितनी ओए लंबाई थी उतनी ओ भी लंबाई हो जाएगी। जब ऐसा हो जाए तो हमको छड़ हटा लेनी है अब। और ऐसा करने के बाद में ये जो और ये है इसका पन्ने ओ बिंदु से आर्धक बना दिया, ये आर्धक बन के तैयार है। इसका जो लंब तल है ये लंब तल भौगोलिक यामिक तल होगा। फिर से देख लें अपन, ये छड़ है जमीन पर गाड़ दी, इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, छाया कहीं बनेगी। हमने एक चाप बना लिया। अब सूर्य इसके ऊपर आएगा, छाया नीचे पहुंच जाएगी, सूर्य इधर आएगा तो छाया इधर बनेगी। जब छाया उस चाप के ऊपर गिरने लग जाए यहाँ पर, तो हम दोनों ये निशान लगा लेंगे, छड़ हटा लेंगे, ओ ए ओ बी को मिला के इसका आर्धक बना लेंगे। इसके लंबवत जो तल है ये तल भौगोलिक यामित्तर कहलाएगा। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो इस प्रकार से कोई भी घर में करके देख सकता है। जमीन पे छड़ गाड़ देनी है, 9 बजे इसकी छाया कहाँ जा रही वहाँ निशान लगा लेना है, और छड़ से निशान तक को त्रिज्या मान की चाप बना लेना है। इसके बाद 12 बजे के बाद 2-3 बजे जब भी दूसरी ओर की छाया उस चाप को छूने लग जाए तो हमने चाप पर निशान लगा लेने, दोनों निशान, और उन निशानों को छड़ के नीचे वाले बिंदु से मिलाते हुए एक कोण बना लेना है, इसका आर्धक बना लेना है। इस आर्धक के लंबवत जो तल होता है वो तल भौगोलिक यामित्तर कहलाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि हम चुंबकीय यामित्तर भी ज्ञात कर सकते हैं और भौगोलिक यामित्तर भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखें, पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। 3 अवयव पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव हम पढ़ना चाह रहे हैं, इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। ये कुल मिला के 3 अवयव होते हैं। ये 3 अवयव, पहला अवयव कहलाता है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाते हैं। दिक्पात माने डिक्लिनेशन, दिक दिशा के लिए प्रयुक्त होता है शब्द, तो दिक्पात कोण। दूसरा नति कोण या नमन कोण, नति कोण भी कहते हैं इसको, इसको नमन कोण के नाम से भी पुकारते हैं। अंग्रेजी में इसको एंगल ऑफ डिप कहते हैं। और तीसरा पृथ्वी की क्षैतिज चुंबकीय तीव्रता, पृथ्वी की और क्षैतिज चुंबकीय तीव्रता, ये तीसरा अवयव है क्षैतिज चुंबकीय तीव्रता। ये 3 अवयव है क्षैतिज चुंबकीय तीव्रता को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। हम ये 3 अवयव पढ़ने, इनके आधार पर हमको आगे पढ़ना है। पहले दिक्पात कोण की बात करें, बिल्कुल सिंपल बात। किसी स्थान पर चुंबकीय यामित्तर और भौगोलिक यामित्तर के बीच के कोण को हम दिक्पात कोण कहते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय यामित्तर और भौगोलिक यामित्तर के बीच के कोण को हम दिक्पात कोण कहते हैं। हमने चुंबकीय यामित्तर निकालना सीख लिया, हमने भौगोलिक यामित्तर सीख लिया। यहाँ देख लें, सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया चुंबकीय सुई को, इसमें से निकलने वाला को ये तल, ये चुंबकीय यामित्तर, और भूगोल की उत्तर दक्षिण दिशा पे लाइन खींच ली, इससे निकलने वाला तल भौगोलिक यामित्तर। दोनों के बीच का कोण, ये कोण दिक्पात कोण। इस बात को यो समझे अपन, ये चुंबकीय सुई है, स्वतंत्रतापूर्वक लटका दी, ये चुंबकीय यामित्तर, और भूगोल का उत्तर दक्षिण थोड़े से तिरछे में होगा। इस प्रकार से भूगोल का उत्तर दक्षिण है, इसमें से गुजरने वाला तल भौगोलिक यामित्तर, दोनों के बीच का कोण ये दिक्पात कोण। इस प्रकार से ये जो है पहले दिक्पात कोण हमने देख लिया। तो दिक्पात कोण क्या है, तो किसी स्थान पर भौगोलिक यामित्तर और चुंबकीय यामित्तर के बीच के कोण को हम
दिक्पात कोण कहते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योमेट्रिकल मेरिडियन के बीच का जो न्यून कोण होता है, एक और विशेष बात, के बीच के न्यून कोण को हम दिक्पात कोण के नाम से पुकारते हैं। अब नति कोण या नमन कोण, तो चुंबकी से फिर से ले लो, ऐसी चुंबकी से ऐसे घूमती ऊर्ध्वाधर तल में घूमे, ऐसे नहीं, एक क्षैतिज तल ऊर्ध्वाधर तल में घूमने वाली चुंबकी से ले ली हमने, और ये जब रुक जाए तो इसमें से गुजरने वाला ऐसा जो तल क्षैतिज तल है, ये क्षैतिज तल से चुंबकी से जो न्यूनतम कोण बनाती है, न्यून कोण बनाती है, उसे हम नति कोण या नमन कोण कहते हैं। फिर से देख रहे हम, चुंबकी से ले ली हमने, कैसी वाली, जो ऐसे तल ये घूमे, ये घूमते घूमते कहीं रुक जाएगी, जब ये रुक जाए ये चुंबकी सुई क्षैतिज के साथ जो न्यून कोण बनाती है, बस इस न्यून कोण को हम नति कोण या नमन कोण या एंगल ऑफ डिप कहते हैं। अब पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता, मान लो कहीं पर पृथ्वी की परिणामी तीव्रता इस प्रकार से, परिणामी तीव्रता की दिशा, इसके दो घटक हो जाएंगे। एक देख लें पृथ्वी के समांतर, इसको क्षैतिज घटक कहते हैं। एक जो पृथ्वी के तल के लंबवत, इसको ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात, ऊर्ध्वाधर घटक पृथ्वी के चुंबकत्व का शरीर ऊपर से नीचे की ओर होता है। फिर से ध्यान कर ले, हम चूक ना हो जाए। क्षैतिज घटक पृथ्वी के तल के समांतर होता है पृथ्वी के चुंबकत्व का, और पृथ्वी के चुंबकत्व का जो ऊर्ध्वाधर है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, इस प्रकार से। अब देख रहे हैं अपन, ये क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्वाधर है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है, इसको हम पृथ्वी की क्षैतिज चुंबकीय तीव्रता के नाम से पुकारते हैं। एक बार फिर देखें, पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता के दो घटक हो जाएंगे। एक क्षैतिज घटक, जो क्षैतिज घटक है उसे क्षैतिज चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। एक ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल कंपोनेंट, ये किधर होता है, मैं अभी बात कर रहा था, पृथ्वी के तल के लंबवत ऊपर से नीचे की ओर होता है। ये हमने तीन देख लिए, ये अवयव है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के तीन अवयव। पहला दिक्पात कोण, दूसरा नति कोण या नमन कोण, तीसरा पृथ्वी की क्षैतिज चुंबकीय तीव्रता। अब हम कुछ संबंध निकालेंगे। पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक और नमन कोण में, नति कोण में हम कुछ संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। अब हम पृथ्वी की संपूर्ण या परिणामी चुंबकीय तीव्रता आई, उस तीव्रता के ऊर्ध्वाधर घटक भी, क्षैतिज घटक H और नमन कोण I में संबंध स्थापित करना चाहते हैं। ये चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक लटका दी हमने ऊर्ध्वाधर तल में, इस प्रकार से लटक रही चुंबकीय सुई, ये चुंबकीय सुई लटक रही है। जब ये रुक जाएगी तो इसकी जो दिशा है, ये संपूर्ण तीव्रता की या परिणामी तीव्रता की दिशा कहलाती है। इसे मैंने आई से प्रदर्शित किया। इधर जो घटक होगा पृथ्वी के तल के समांतर एक क्षैतिज घटक होगा, जिसे मैंने एच से प्रदर्शित किया, और नीचे जो घटक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक, जिसे मैंने वी से प्रदर्शित किया है। और जब चुंबकीय सुई ठहर जाए, इस समय क्षैतिज से कोण बनाती है, इस कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं, जिसे मैंने थीटा से प्रदर्शित करा है। अब हमको V में, H में, I में और थीटा में विभिन्न संबंध हमको पढ़ने हैं। हम देखते हैं, वैसे तो बड़ी सिंपल बात है, 10th तक के गणित में ये बातें शामिल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मान लो मैं यहाँ से एक लंब बना दूँ, ये P पॉइंट से मैंने एक लंब बना दिया, ये मान लो PN लंब बना दिया, O ये H की दिशा, और मैंने एक और लंब बना दिया V की दिशा में, मान लो PN लंब बना दिया, तो दो त्रिभुज हमको दिखाई देने लग गए। त्रिभुज नंबर 1 मैंने 1 बना दिया और दूसरे त्रिभुज पर मैं 2 का नंबर डाल दिया। अब पहले त्रिभुज में हम देखें, पहला त्रिभुज मैंने समकोण त्रिभुज ONP में
ये समकोण है क्योंकि लंब डाले हमने, तो समकोण त्रिभुज एन ओ पी की बात कर लें अपन। ओ एन पी समकोण त्रिभुज में देखें अपन, इसमें कर्ण की दिशा में तीव्रता आई है और देखें अपन आधार की दिशा में तीव्रता एच है। अरे भाई दिए गए कोण के सामने भुजा तो लंब होती ना, ये लंब हो गई, एन पी लंब हो गई और बड़ी भुजा माने ओ पी कर्ण हो गई, तीसरी जो बचेगी वो आधार हो गई। ओ एन आधार है, आधार की दिशा में तीव्रता एच और दिख रहे ओ पी कर्ण है और कर्ण की दिशा में तीव्रता आई है। अब एच और आई में माने आधार कर्ण में संबंध लिखे तो कॉस का संबंध आता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण माने एच बटे आई आ जाएगा। आई का तिरछा गुणा करेंगे तो एच बराबर आई कॉस थीटा, ये एच में आई में और थीटा में हमने संबंध पढ़ लिया, एच बराबर आई कॉस थीटा। फिर से देख लें, ये तो ही नंबर 1, इसमें हमने पीएन लंब डाला था, एच की दिशा में डाला था हमने। अब समकोण त्रिभुज ओएनपी है, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान पता है हमको, कर्ण ओपी देख लो आई से प्रदर्शित, और इसमें आधार का मान पता है एच से प्रदर्शित है। आधार और कर्ण में कॉस का सूत्र होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण माने कॉस थीटा बराबर एच बटे आई, आई का तिरछा गुणा करेंगे आएगा एच बराबर आई कॉस थीटा। ये आई में एच में और थीटा में संबंध है। हम भी में आई में और थीटा में संबंध ज्ञात करना चाहेंगे, एच आई थीटा में संबंध था, हम वी आई और थीटा। चलो त्रिभुज नंबर 2 पर विचार करें अपन। इसमें पी बिंदु से लंब पीएल डाला था हमने वी की दिशा में, ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला समकोण त्रिभुज, इसको हम व्यक्त कर सकते हैं समकोण त्रिभुज को ओ एल पी। इस वाले त्रिभुज में बात करें हम तो अगर यहाँ पर कोण थीटा है तो ये जो कोण होगा ये भी थीटा होगा, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते, ये कोण थीटा ये भी थीटा होगा, एकांतर कोण बराबर होते। अब देखें अपन थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, मैंने अब जो ओएल भुजा है जिससे वी को प्रदर्शित किया है, ये भुजा लंब, ये भुजा लंब हो गई, और ओपी भुजा जिससे आई को प्रदर्शित किया ये कर्ण हो गई। मैंने अब की बार हमको लंब और कर्ण में संबंध लिखना है, लेकिन लंब और कर्ण में साइन का सूत्र लगता है, हम लिख सकते हैं साइन थीटा और बराबर लंब बटे कर्ण मैंने वी बटे आई, तिरछा गुणा करेंगे आई का तो अथवा हो जाएगा वी बराबर आई साइन थीटा। ये हमने वी में आई में थीटा में संबंध पढ़ लिया है। अब हम ये पहले और दूसरे समीकरण दोनों को वर्ग करके जोड़ दें तो एक संबंध और आ जाएगा। समीकरण 1 का वर्ग तो आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरे समीकरण का वर्ग करें आएगा वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को जोड़ दें हम, जोड़ दें तो संबंध आएगा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका मान 1 होता है। माने संबंध हमारे पास में रहेगा आई बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये हमने आई वी और एच में संबंध देख लिया। और देखें हम अगर समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा दें, ये रहे 2 रे 2 में 1 का भाग लगा दें समीकरण 2 बटे समीकरण 1 तो संबंध आएगा v बटे h बराबर आई साइन थीटा और बटे आएगा आई कॉस थीटा, लेकिन आई से आई कट जाएगा तो संबंध आएगा tan थीटा बराबर v अपॉन h। ये v
एच और थीटा में संबंध है। इस प्रकार समझे ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक और धैर्घ्य कोण में जितने भी संबंध हमारे कोर्स की परिधि में है वो हमने पूरे पढ़ लिए।